ये जो मुकदमा है आरे बाज़ार वाला, पहले तो ये है कि आइन के आर्टिकल 13 के मुताबिक और ज़ाब्ता फौजदारी में लिखा हुआ है कि एक ही केस 2 दफ़ा नहीं चल सकता। तो मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह से मिलिट्री ट्रायल कोर्ट हो गया। ये केस चल चुका है जिसमें मियाँ वाली के लोगों को सज़ा दी गई। पूरे पंजाब में एक ही गवाह हैं जिनको घुमाया जा रहा है, और वो केस मैंने लड़ा जाके उमर अयूब की तरफ से, और 2 मुकदमात थे, एक ISI की बिल्डिंग वाला और एक था जो एयरफोर्स की एयर बेस वाला। वो दोनों मुकदमात बरी हो गए सारे लोग उसमें। दूसरी बार ये मुकदमा कैसे और वो गवाही कैसे लिखी जा सकती है। उसके साथ दूसरी बात ये है कि ये जो मिलिट्री ट्रायल हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में कल से शदीद तनकीद की जद में है। सबसे पहले जो हमें GSP प्लस मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन में, और जो फैटिफ में इमरान खान की हुकूमत और मैं उसको लीड कर रहा था पार्लियामेंट में, उसके ज़रिए से हमने फैटिफ से मुश्किल से जान छुड़ाई थी ब्लैक लिस्ट में जाने से, और वहाँ फिर जाने का ख़तरा पैदा हो गया है। इसलिए कि यूरोपीय यूनियन के कवानीन ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स, कन्वेंशंस और एग्रीमेंट्स की खिलाफ वर्जी करेगा और यहाँ पे मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के फैसले के बाद ये खिलाफ वर्जी सारी दुनिया में इसकी मजम्मत शुरू हो गई है। बरतानिया ने भी इसको कंडेम कर दिया है, अमेरिका ने भी इसको कंडेम कर दिया है। इसको जो यूरोपियन यूनियन के जितने अरकान हैं, मोर देन 30 आई बिलीव, वो सारे के सारे उन्होंने छुट्टी वाले दिन दफ्तर खोला और इसको कंडेम किया है। इसलिए ये जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो फौरी तौर पे वापस लेना चाहिए। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गया है, 25 लोगों के ख़िलाफ़ नहीं गया, ये 25 करोड़ लोगों के मुल्क के ख़िलाफ़ चला गया है। और वो नाकबद अंदेश हैं जो इस तरह के मशवरे देते हैं हुकूमत वाले कि ये करेंगे तो फिर लोग डर जाएंगे, ये करेंगे तो लोग हट जाएंगे, ये करेंगे तो इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा ऐसा, ना वो -1 होगा ना कहीं जाएगा। दूसरा इसका जो पहलू है वो बड़ा ख़तरनाक है, वो ये है कि हमारा ट्रेड है कितना। जो हमारा ट्रेड है वो तकरीबन मोर देन 50% है यूरोपियन यूनियन के साथ, और अगर हमें जो वहाँ पे प्लस का जो स्टेटस मिला हुआ है वो वापस हो जाता है तो वो ट्रेड भी ख़त्म हो जाएगा। आप इस्तेकाम लाएंगे कहाँ से? इस्तेकाम कोई पकोड़े की दुकान से नहीं मिलता कि आप पारा में जाएंगे कहेंगे सलीम 1 पाव इस्तेकाम दे दो, या आप राजा बाज़ार में जाएंगे और कहेंगे कि राजे आधा किलो पकोड़े दे दो जिसमें इस्तेकाम डालना। ज़रा इस्तेकाम आएगा पाकिस्तान में सिर्फ एक तरीके से कि फौरी तौर पे जो गिरफ़्तार शुदा लोग हैं उनको रिहा किया जाए। और ये शहीद कहते थे ना कि हमें लाश दिखाओ, अल्लाह माफ़ करे, किसी के घर में जवान आदमी की लाश नहीं जाना चाहिए। और कड़ियल जवान आपने देखा डुरनाल में, उसकी तदफीन हुई है 24 घंटे पहले। इस बेशर्म, बेरहम और बेहया निज़ाम को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि बच्चों की लाशें फिर निकालो और फिर इनको दिखाओ, तब ये मानेंगे कि जो आप पारा से थोड़ा सा आगे डी चौक में जाके वहाँ पे जो कुछ हुआ है। और इस पे तीसरी और आखिरी बात मैं पहले मौजू पे ये करना चाहता हूँ कि ये जो ऑडियो और वीडियो लीक है उसके हवाले से मैंने आज अभी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में उमर अयूब की तरफ से ये दरख्वास्त फाइल की है। इसकी ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान में पता नहीं चलता कि ऑडियो किसने बनाई है, पाकिस्तान में पता नहीं चलता वीडियो किसने बनाई है। जो इल्ज़ाम है आरे बाज़ार केस में, जिसको GHQ केस का नाम, ब्रांड नेम दिया गया है, हालांकि GHQ हम सब का है, हम सब के पैसों से चलता है, पलता है, बसता है। इसलिए ये मैंने मांगा है कि अदालत ने अपने एक ऑर्डर में लिखा कि इस्तग़ासा वाला कहते हैं कि हमारे पास उमर अयूब की ऑडियो है और उमर अयूब की वीडियो भी है। तो हमने 2 मुतालबे किए हैं इसमें, कानूनी मुतालबे। पहला मुतालबा हमने ये किया है कि उमर अयूब की जो ऑडियो है बताई जाए, उस बंदे का नाम बताएं जिसने ये ऑडियो तैयार की है। ऑडियो ज़ाहिर है फ़ोन पे तैयार होती है, तो फ़ोन किसी ने टेप किया होगा। दूसरी बात ये लिखी है कि फ़ोन टेप करने वाले का नाम बताएं
और तीसरी बात ये लिखी है कि फ़ोन टेप करने वाले का महकमा भी बता दें साथ, ये कौन है जिसने फ़ोन टेप किया है, जिसको वो कहते हैं कि उमर अयूब दहशतगर्दी में मुलविस है। दूसरा, हमने वीडियो के बारे में भी यही कहा है कि हमें बताया जाए वो शख्स जिसने वीडियो बनाई है। और तीसरा, हमने कहा है DVR दें जिससे वीडियो बनती है, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, आई एम सॉरी, मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स की तरफ। आपने देखा कि किसी मुकदमे में किसी जगह मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के हवाले से जो चलने वाले केस हैं, लड़के दिखाएं, एक कुर्सी को लात मार रहा है, एक दीवार को डांग मार रहा है और एक डंडा लहरा रहा है। मैंने कहा DVR हमें दें। और चौथी बात जो मांगी है वो ये मांगी है हमने कि फौरी तौर पे हमें CCTV फुटेज दिए जाएं, और CCTV फुटेज हैं जिस जिस जगह पे वारदात हुई है, थैंक यू, जिस जिस जगह पे वारदात हुई गायब हो गए, तो फिर ये जो जिन 25 बेगुनाहों को सजा हुई है उनके लिए कौन सी CCTV फुटेज थी तुम्हारे पास? और अगर है तो हमें पूरी CCTV फुटेज, जब हम अदालत में खड़े होंगे इस मुकदमे के परखचे उड़ाएंगे, जब गवाह आएंगे हम इसको हवा में उड़ाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दूसरा जो मौजू है उस पर भी मुझे तवक्को है कि जज साहब हमें ये कॉपियाँ देंगे, नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। दूसरा, मैं उस फैसले की मैंने तनकीद की थी जिस फैसले के ज़रिए से कहा गया था कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट को इजाज़त दी जाए कि वो फैसले सुना दें। आज बेगुनाहों को सजा हुई है और पूरी दुनिया उसके ऊपर बोल रही है। पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, पाकिस्तान के मीडिया को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। अब आए जो तीसरा पहलू है इसका, आज की मेरी गुफ्तगू का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कल इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात नहीं हुए, इसलिए कि मुज़ाकरात में कमेटी के जो हेड हैं वो शरीक ही नहीं थे, हमारे 2 मरकज़ी ओहदेदार शरीक ही नहीं थे। लोग और वर्कर्स ख़ास तौर पे इस बात पे हैरान हुए कि इतनी जल्दी क्या थी दौड़ के जाने के लिए। आप पहले अपनी कमेटी की अलहदा मीटिंग करते और सबको साथ लेके जाते। कोई 10 लोग हुकूमत ने डाले हुए हैं, तारीखें वो इस तरह देते हैं जिस तरह कोई सिविल मुकदमा चल पड़ा है। दूसरी बात, ये कहना कि कोई चार्टर ऑफ डिमांड, हम कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, हम मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और जमहूरी कुव्वत हैं, इसलिए हमारे मुतालबात 2 हैं। तीसरा मैंने दिया था पार्टी को, मैं वो बताता हूँ। इमरान खान ने कहा है 9 मई के जो जितने भी वाक़यात हैं, और 9 मई शुरू होता है सुबह जब इमरान खान को अगवा किया गया अदालत के अंदर से, उनकी तहकीकात के लिए कमीशन बने। और फिर जो मैसेकर हुआ है इस्लामाबाद में 26 मई का कत्लेआम, उस कत्लेआम के लिए भी कमीशन बने, मुल्ज़िम पकड़े जाएं, पहचाने जाएं, जहाँ भी बैठे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। तीसरी जो बात है वो ये है कि मैंने जो मुतालबा दिया, एक उनका 2 मुतालबात ये हो गए, और तीसरा जो पॉलिटिकल वर्कर्स और प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए। मैंने जो कहा वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का एक ऐसा सियासी कैदी है, ज़मीर का कैदी, जो पार्लियामेंटेरियन है और सबसे पहले वो गिरफ़्तार किया गया था और पार्लियामेंट में कभी उसको एक दफ़ा भी पेश नहीं किया गया, जिसके ऊपर 14 अरब का इल्ज़ाम था, उसको नैब की तहवील से निकाल के पार्लियामेंट में पेश किया गया था। नैब वाले मुल्ज़िम के तौर पे उसके सामने खड़े थे। मैंने कहा कि एजाज चौधरी का नाम डाला जाए कि उसका प्रोडक्शन ऑर्डर, मुकदमे हम लड़ रहे हैं उससे हम नहीं डरते, वो चलते रहे मुकदमे, हमें कोई परवाह नहीं है, बनते भी रहें। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उमर अयूब पेशावर हाई कोर्ट में 8 नए मुकदमात में ज़मानत लेने के लिए पेश हुए हैं। तो ये वो हालात हैं जिनके अंदर ये तवक्को की 3 और 8 मैंने आपको बताया कि पेशावर में एडजर्न हुई हैं। अच्छा, मैं आखिरी बात इस पर यह कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जो लोग ये कहते हैं ना, किसी को मैं मैली आंख से नहीं देखने दूंगा,
इंसाफ तुम्हारे दरवाजे पे दूंगा। जो ही रिटायर होते हैं दोनों भाग जाते हैं। एक बेल्जियम में किसी ने पकड़ लिया, दूसरे को किसी ने लंदन में पकड़ लिया। हम तो इधर ही हैं भाई, हम इस ज़मीन के बेटे हैं, हम इस ज़मीन के मालिक हैं। हमारे अजदाद की देर कब्रें, हम नहीं भागते यहाँ से। इसलिए इस मुल्क को ठीक करना, एक रास्ता मैंने बताया, परसिक्यूशन, सियासी मुकदमात जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ फौरी तौर पे। दूसरा ये है कि चोर को बिठा के ऊपर जो सारी दुनिया से कर्ज मांगने जाते हैं, जिन मुल्कों से आप कर्ज मांगते हैं उन मुल्कों में इनकी जायदादें हैं, और इसलिए आपका मजाक उड़ता है। और वहाँ ये जो शोबाज है, इसको कहा जाता है कि तुम में कितनी हिम्मत है कि तुम सूट पहन के कर्ज मांगने के लिए आए हो। कितना महंगा सूट है ये, इतना महंगा सूट जो है वो अमेरिका का सदर ट्रंप नहीं पहन सकता। इतना महंगा सूट जो बरतानिया का वज़ीर आज़म है वो भी नहीं पहन सकता। हालात ठीक करने हैं तो नीयत ठीक करो, किबला ठीक करो, आइन की बालादस्ती और कानून के नीचे आओ।